हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो आज हम सॉल्व करेंगे सीयूटी पीजी हिस्ट्री के 2025 के पेपर को। ठीक है, ये पेपर आप देख सकते हैं प्रतीक कुमार का है, जो कि 2025 में AIR 1 लाने वाले स्टूडेंट थे, जो बीएचयू वाले प्लेटफॉर्म से जुड़े थे। आज हम उन्हीं के पेपर को सॉल्व करेंगे और 2025 के क्वेश्चन को देखेंगे कैसे क्वेश्चन जो है कि 2025 में आए हुए थे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे जो है कि पैटर्न था, किस तरह से आपको तैयारी शुरू करना है। हमने सिलेबस पे बात कर ली, बुक लिस्ट पे बात कर ली, अब बारी आएगी PYQs की। ठीक है, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी एग्जाम के लिए। जब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या उसका पैटर्न है, तब तक आपको जो है कि एक अच्छी तैयारी जो है कि नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो हम लोग आज PYQs देखेंगे और फिर हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 80 90 20 94 18 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की स्थापना किस काल में हुई थी। ठीक, पाटलिपुत्र जिसका नाम क्या है, पटना, अब किस नाम से जाना जाता है, पटना, याद रखिएगा। ठीक, तो पाटलिपुत्र की स्थापना किस काल में हुई थी। चार ऑप्शन है आपके, 3rd सेंचुरी में, 5th सेंचुरी में, 6th सेंचुरी में, 7th सेंचुरी में। तो किस सेंचुरी में हुई थी, 5th सेंचुरी में। याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे गलत कर दिए थे, 3rd और 4th में जो है कि 3rd 5th में कंफ्यूज हो गए थे। ठीक, तो ये आप एकदम याद कर लीजिए कि 5th सेंचुरी में पाटलिपुत्र की स्थापना हुई थी। ठीक, इसको एक और नाम से जाना जाता है जो कि आपकी यूजीसी नेट का PYQ है। ठीक, यूजीसी नेट का ये PYQ है, आप भी ध्यान रख लीजिए, आप में भी पूछा जा सकता है, कुसुमपुर। ठीक है, कुसुमपुर इसी पाटलिपुत्र को नाम से जाना जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और इसी से रिलेटेड है मगध के उदयन और अजात शत्रु भी पाटलिपुत्र से क्वेश्चन आएगा, तो ये दोनों जो है कि इसी से रिलेटेड है, याद रखिएगा। ठीक, अजात शत्रु ने यहाँ पे एक दुर्ग का निर्माण कराया था, तो उदयन ने सबसे पहले इसको जो है कि राजधानी बनवाया था, इसका निर्माण कराया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। शासन के चौथे वर्ष। अगला क्वेश्चन है आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आप देख सकते हैं इसमें जो यूजीसी नेट का पैटर्न है, इसमें आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, फिर कौन सा एक स्टेटमेंट सही है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पैटर्न को बिल्कुल ध्यान में देते हुए चलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। आपके चार ऑप्शन दिए हुए, उनको क्रोनोलॉजी से लगाना है। पहला है कि प्लिनी द्वारा लैटिन में नेचुरल हिस्ट्री, कार्टेशियस की इंडिका, टालमी की ज्योग्राफी, वात्सायन का कामसूत्र। आप इन सभी का नाम सुने होंगे। आप इसको एक जो है कि फैक्ट में पढ़ेंगे कि नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा, इंडिका किसने लिखा। और इंडिका से बता दें तो आप याद रखिए, कार्टेशियस ने भी, यानी कि टेसियस कहीं कहीं आएगा, इसने भी इंडिका लिखा है। और किसने इंडिका लिखा है, मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज, याद रखिए, मेगास्थनीज ने भी इंडिका लिखा हुआ है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो कभी कभी पूछ देता है ये क्वेश्चन, यूजीसी नेट में पूछा हुआ है, फिर भी ध्यान रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको क्रोनोलॉजी से लगाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो सबसे पहला जो इसका ऑप्शन आएगा, यहाँ पे सबसे पहले कार्टेशियस की इंडिका आएगी। ठीक, जो कि एक चिकित्सक था, डॉक्टर था ये, तो सबसे पहले कार्टेशियस आएंगे। उसके बाद आपके आएंगे प्लिनी द एल्डर, ठीक है, जिन्होंने नेचुरल हिस्टोरिका लिखी है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद आपके आएंगे टालमी की ज्योग्राफी आएगी थर्ड पे, और फिर आएगा वात्सायन का कामसूत्र। तो ये हमारे वात्सायन जो कि गुप्ता डायनेस्टी से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन से ही क्लियर कर देंगे कि वात्सायन सबसे लास्ट में आएंगे, तो यानी कि ये दो ऑप्शन कट हो जाएंगे। ठीक, और यहाँ पे ये दो ऑप्शन बचे, तो यहाँ पे सबसे पहले पिल्ली नहीं आएंगे, यहाँ पे क्या आएंगे, टेसियस आएंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है कि सही हो जाएगा आंसर। ठीक, ध्यान में रखिएगा ऐसे क्वेश्चन, कोई कोई क्वेश्चन आप ऑप्शन से भी सही कर सकते हैं। ऑप्शन को एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को ध्यान में देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें और सही कथनों की पहचान करें। ठीक, जनगण मन के बारे में बात हो रही है। तो पहला है कि जनगण मन की रचना मूल रूप से बंगाली में की गई थी। तो बिल्कुल सही है कि जो हमारा जनगण मन है उसकी मूल रचना किस में की गई, किस भाषा में, तो बंगाली में की गई है। बिल्कुल ये सही है, यानी कि ए ऑप्शन जिसमें है वो सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन में हम लोग देखेंगे तो बी और सी, जिसमें इसको कट करेंगे, किसी ए है नहीं, अब बचे दो ऑप्शन। ठीक, दूसरा है, संविधान सभा ने 1946 में इसे भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कब अपनाया था आपको, 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। और इसके किस संस्करण को, हिंदी संस्करण को अपनाया था, बंगाली संस्करण को नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा,
हिंदी संस्करण के इसको अपनाया था। बंगाल में क्या बोलते हैं इसको, अमार सोनार बांग्ला बोलते हैं, ठीक इसको, ठीक। तो इसके हिंदी संस्करण को अपनाया था, दूसरा नहीं होगा, यानी कि बी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। चलिए अगला है, यह पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में गाया गया था, यानी कि जनगण को पहली बार कब गाया गया था, 1911 में। बिल्कुल सही है कि 27 दिसंबर 1911 को सबसे पहले जो है कि कांग्रेस के अधिवेशन में जनगण को गाया गया था। इसकी अध्यक्षता किए थे यानी कि प्रेसिडेंट थे विशन नारायण धर, ठीक है, विशन नारायण धर। हमने कांग्रेस के सभी सेशन के प्रेसिडेंट और ईयर और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये पहले करा चुके हैं, तो आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप उसको देख सकते हैं। फिर है रविन्द्रनाथ टैगोर के उपन्यास गोरा का हिस्सा, यानी कि जो जनगण मन है वो इनके गोरा जो उपन्यास है उसका हिस्सा है, तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, उसका हिस्सा नहीं है। इनका ये जो भारत भाग्य विधाता था शीर्षक से इन्होंने जो कविता लिखी थी ये उसका हिस्सा, और ये इसका 5वां पद है, ठीक। किसका हिस्सा है जनगण मन, यहाँ पे हम लिख देते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, आगे ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे सेकंड आंसर सही होगा, ए और सी सही है यहाँ पे, ठीक, बाकी सब गलत है। ये किसका हिस्सा है जनगण मन, थोड़ा सा नीचे करते हैं इसके, जनगण मन ये आपका भारत भाग्य विधाता का जो इन्होंने कविता लिखी थी उसी का ये पार्ट है जनगण मन, और ये इसका 5वां पद है, कविता का 5वां पद है, इनका कविता था रविन्द्रनाथ टैगोर के, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जल्दी क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 4th नंबर क्वेश्चन है। अब ये आपका मैचिंग से क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ जो है कि स्मारक दिए हुए हैं और किस स्थान से रिलेट करते हैं, यानी कि जो ये बिल्डिंग्स बनी हुई है, इमारतें बनी हुई है, वो कहाँ पे बनी हुई, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आप देख सकते हैं, आपको ये पता चल रहा होगा कि ये जो भी आर्किटेक्चर का पूछ रहा है ये किस एज को जो है कि डिफाइन कर रहा है, तो ये मुगल एज को ज्यादातर डिफाइन कर रहा है, मुगल आर्किटेक्चर को जो है कि डिफाइन कर रहा है। यहाँ पे मुसम्मन बुर्ज है, मुसम्मन बुर्ज तो सबको फेमस है कि जब शाहजहां को कैद किया गया था तो इसी में कैद किया गया, तो यहीं पे इसकी डेथ हो गई थी, जहाँ से वो ताजमहल को देखता था। फिर उसके बाद बादशाही मस्जिद, उसके बाद चश्मा शाही है और पंचमहल है, ठीक। और यहाँ पे दिया हुआ स्थान की कश्मीर, आगरा, लाहौर और फतेहपुर सिकरी, ठीक। तो यहाँ पे मुसम्मन बुर्ज की बात करेंगे तो ये आगरा है, पहले हम आपको बता दिए कहानी, तो याद रखिएगा, अब तो भूलेंगे नहीं कभी। और किससे रिलेटेड हो जाएगा, कौन बनाया है, शाहजहां अपने ही बिल्डिंग में कैद हो गया था जिसे बनाया था, ठीक। उसके बाद बादशाही मस्जिद की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा लाहौर में, ठीक। और इसे कौन बनवाया था, तो इसे बनाया था औरंगजेब, सबसे कट्टर शासक कौन बनवाया था, औरंगजेब ने इस बादशाही मस्जिद को बनवाया था। ध्यान में रखिएगा कि किसने बनवाया था, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। उसके बाद है चश्मा शाही, तो ये आपका चश्मा शाही है कश्मीर में, जो कि एक बाग था, ठीक। ये एक बाग था और इसे भी बनवाया है शाहजहां ने, ठीक। इसे भी किसने बनवाया है, शाहजहां ने, औरंगजेब के पिता शाहजहां। और ये पंचमहल आप सभी को पता है अकबर ने बनवाया, और ये फतेहपुर सिकरी जो इसकी एक राजधानी थी उसमें बनवाया हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3rd, ठीक। सबसे पहले हम लोग जान गए कि किस किस में ये बनवाया है, तो औरंगजेब, शाहजहां और अकबर इस बिल्डिंग्स को बनवाया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और फैक्ट आप जान लीजिए, ये जो बादशाही मस्जिद है ये 2nd सबसे बड़ी मस्जिद है, ठीक है, वर्ल्ड की 2nd सबसे बड़ी मस्जिद है, ठीक है, याद रखिएगा, वर्ल्ड की 2nd सबसे बड़ी मॉस्क्यू है, मस्जिद है बादशाही मस्जिद, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ष में सिंध में अपने पैर जमाए, ठीक। जो मोहम्मद बिन कासिम था वो किस वर्ष जो अरब आक्रमणकारी था सबसे पहले कब आया था, सबसे इजी क्वेश्चन है, और ये प्री मिडवल का क्वेश्चन है, जहां से मिडवल स्टार्ट होता है कह सकते हैं। तो ये 712 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था, और ये अरबों की पहली जीत थी। इससे पहले भी कितने लोग, 2 लोगों ने आक्रमण किया था, 2 अरब आक्रमणकारी आक्रमण किए थे, लेकिन वो सफल नहीं हुए थे। याद रखिएगा, अगर कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि सफल आक्रमण किसका सिद्ध हुआ था, किसका सफल आक्रमण था, मोहम्मद बिन कासिम, और असफल आक्रमण आएगा तो वो दोनों का नाम है, ठीक है, अभी उसका हमें नाम याद देंगे, ठीक। तो सफल आक्रमण सबसे पहले किसका हुआ था, ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा था, तो अरबों का पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, कब किया था, 712 में। यही छोटे छोटे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन हम गलत कर देते हो, कहीं ना कहीं जो है कि हम लोग कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं, तो छोटे क्वेश्चन देख के आप इसको इग्नोर नहीं करिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक। 712 में हुई थी, और ये भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण था, ठीक, भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण था, मुस्लिम आक्रमण था, ठीक। और यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सा, जब ये सिंध पे पैर जमाते सिंध पे आक्रमण किया था तो उस समय शासक कौन था सिंध का, एक मिनट थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, थोड़ा सा शासक के बारे में काफी बार यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सिंध पे जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था तो उस समय वहां का शासक कौन था, तो कौन था शासक, सिंध का शासक था राजा दाहिर, ठीक, राजा दाहिर।
और इसका साथ कौन सा युद्ध हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम और जो है कि दाहिर के बीच में युद्ध कौन सा हुआ था? तो युद्ध हुआ था आपका रावर का युद्ध, ये भी याद रखिएगा, रावर का युद्ध, और सिंधु नदी के पास में हुआ था 712 में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है, स्वात घाटी के बारीकोट अभिलेख में किस राजा का उल्लेख है? यहाँ पे धर्मपाल है, जयपाल देव है, विजयपाल है और मोहम्मद गोरी है। ठीक, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मोहम्मद गोरी को हटा देते, इसका कोई लेना देना नहीं है स्वात घाटी के बारीकोट अभिलेख से। ठीक, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है जयपाल देव, जो कि एक जो है कि शासक था। और ये जो अभिलेख है वो आपका पाकिस्तान में, याद रखिए कहाँ पे? पाकिस्तान में, करके लोकेशन पूछ देता है कि कहाँ पे, तो पाकिस्तान में। और ये जो रूलर था इसका टाइम पीरियड 964 से 1002 एडी था। ठीक, इस टाइम लाइन तक जो है कि शाही शासक जयपाल देव जो है कि शासन करता था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, जो कुछ अलग क्वेश्चन पूछे हुए थे इस बार CUT-PG 2025 में, और बच्चे घबरा गए थे इसको देख के, मतलब बुक एंड ऑथर तो बच्चे पढ़े थे, लेकिन थोड़ी सी इस बार मॉडर्न के जो अभी बहुत फेमस बुक है उनके बारे में पूछ दिया था, और बच्चों के लिए यही थोड़ा सा दिक्कत हो गया, बच्चे एकदम घबरा गए थे। तो यही था कि कुछ नए नए बुक्स के नाम पूछ दिए थे, तो अब आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। क्वेश्चन है आपका, एनवायरमेंट एंड एंथेसिटी इन इंडिया 1200 to 1991 नामक पुस्तक किसने लिखी? ठीक, 1200 से 1991 में जिन्होंने एनवायरमेंट पे बुक लिखी है वो किसने लिखी है? तो सेजपाल नागपाल है, रामचंद्र गुहा है, महेश रंगराजन है और सुमित गुहा। जब आप मास्टर्स में एडमिशन लेंगे तो आपको ये बुक्स पढ़नी होती है, तो ये आपका हो जाएगा सुमित गुहा। सुमित गुहा ने इस पुस्तक को लिखी है, और बिल्कुल याद रख लीजिएगा। ठीक, वन समुदाय पे ये इतिहास है, सुमित गुहा ने लिखा है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है? ठीक, सबसे इजी क्वेश्चन ये पूछा हुआ था। ठीक, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हर्षवर्धन पहले आपको पता होगा, वर्धन वंश या फिर कह ले क्या है, किसकी डायनेस्टी का नाम है? पुष्य भूति वंश। पुष्य भूति वंश, याद रखिएगा, पहले डायनेस्टी का नाम याद कर लीजिए। ठीक, बहुत फेमस था, और इसकी दो डायनेस्टी थी। ठीक, अब याद रखिएगा दो डायनेस्टी, पहली इसकी थी थानेश्वर। ठीक, पहली राजधानी, कैपिटल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो पहली कैपिटल जो इसकी थी थानेश्वर थी, याद रखिएगा प्रारंभिक। और बाद में जब अपनी बहन राजश्री का साथ देता है तो कन्नौज जो है कि ये इसकी सेकेंड कैपिटल थी, सेकेंड कैपिटल थी। कन्नौज कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। ठीक, तो ये 600 से 647 तक ये शासन किया है, याद रखिएगा हर्षवर्धन। और इसके बाद ही देखेंगे कि धीरे धीरे जो है कि राजपूत काल आएगा, और भारत का जो साम्राज्य होता है धीरे धीरे छोटे छोटे क्षेत्रीय शासन में बंटने लगता है, और यहीं से राजपूत काल का जो है कि धीरे धीरे प्रारंभ होता है। ठीक, हर्षवर्धन के बाद ही। अगला है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने सबसे पहले मालदीव पर विजय प्राप्त की? ये हमने आपको, जो पिछले बच्चे थे 2025 में, उनको लगभग 10 से 15 बार ये क्वेश्चन आया ही होगा यूजीसी नेट में, हर एक PYQ में ये आया है, मैं बहुत बार बताया। राजेंद्र प्रथम है, राजा राज है आपका, विजयालय है और कुलोत्तुंग प्रथम है। तो कौन आपका होगा जो सबसे पहले मालदीव पे विजय किया था? तो वो है राजा राज, यानी कि राजेंद्र प्रथम के पिता। ठीक है, ये इसके पुत्र थे राजेंद्र प्रथम। तो राजा राज ने सबसे पहले जो चोल शासक था उस पे जो है कि उसने विजय प्राप्त की थी। ठीक, इनका टाइमलाइन आपका क्या है, तो इनका कालक्रम देख लेते हैं। इन्होंने 985 से 1014 तक इन्होंने क्या किया है? शासन किया है। ठीक, यहाँ पे एडी हो जाएगा। ठीक, और इन्हीं को क्या कहते हैं? मोहम्मदी चोल। ये भी क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज में काफी बार पूछा गया है। मोहम्मदी चोल नाम से भी इनको जाना जाता है। मोहम्मदी चोल की उपाधि इन्होंने जो है कि धारण की थी, जिसका अर्थ होता है 3 मुकुट पहनने वाले। क्या होता है? 3 मुकुट पहनने वाले, पहनने वाले। और एक सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन क्या है, इन्हीं से पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा चोल शासक था जिसने सबसे पहले श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीता, या फिर श्रीलंका को जीता था? ठीक, तो याद रखिएगा यही राजा राज प्रथम है जिन्होंने सबसे पहले श्रीलंका पे विजय प्राप्त की थी। और पूरी तरह अगर विजय की बात करेंगे तो इनके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने जो है कि किया था श्रीलंका पे पूरी तरह विजय। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन था कि मीराबाई के पति युवराज भोजराज किसके पुत्र थे? ठीक, जो भोजराज थे मीराबाई के पति, वो किसके पुत्र थे? राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप और राणा उदय। इस बार ऐसे क्वेश्चन पूछे थे जो रीजनल जो हम लोग की हिस्ट्री है उससे काफी सारे क्वेश्चन पूछे थे। और हम आपको बार बार बोल रहे थे कि अब जो एनटीए का पैटर्न है वो रीजनल हिस्ट्री पे ज्यादातर ध्यान दे रहा है, तो रीजनल हिस्ट्री को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा और उसको भी अपने माइंड में रखिएगा और चीजों को ध्यान में रखिएगा। तो कौन थे? राणा सांगा। ठीक, उनके पिता क्या थे? भोजराज के, राणा सांगा थे, और ये सिसोदिया वंश के थे। किस वंश के?
सिसोदिया वंश के, मेवाड़ के सिसोदिया वंश, ध्यान में रखिएगा, ठीक, मेवाड़ के सिसोदिया वंश के थे, ठीक। अब नहीं भूलिएगा, राणा सांगा, भोजराज, मीराबाई, सिसोदिया वंश, मेवाड़। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका यूजीसी नेट का सेम पीवाईक्यू है, ये आप यूजीसी नेट का जो जून का एग्जाम है सेम टू सेम ये पीवाईक्यू है आपका जून 2024 का। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो बच्चे सीटीपीजी की तैयारी करें एक बार यूजीसी नेट जेआरएफ के क्वेश्चन को भी सरसरी निगाहों से देखते हुए चलिएगा। वैसे हम क्वेश्चन आपको कराएंगे, फिर भी ध्यान में रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एसआर राव ने लोथल में खुदाई शुरू की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सॉरी ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो है एसआर राव ने लोथल में खुदाई शुरू की, लोथल जो गुजरात में है, ठीक। उसके बाद आरएस बिष्ट ने धौलावीरा में खुदाई शुरू की, एमएस वस्त ने हड़प्पा में खुदाई शुरू की, और बीबी लाल और बीके थापर ने कालीबंगन में, जो राजस्थान का एक साइट है, खुदाई शुरू की, ठीक। अब इसको क्रोनोलॉजी से लगाना है, सबसे पहले आपको इसका ईयर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर लोथल की बात करेंगे तो 1955 में इसकी खुदाई शुरू की गई थी, ठीक। उसके बाद अगर धौलावीरा की बात करें जो कि गुजरात का ही साइट है, 1990 में। वही अगर बात करेंगे एमएस वत्स ने, जो कि माधव स्वरूप वत्स नाम है इनका, हड़प्पा की खुदाई शुरू की थी 1926 में। और अगर वही हम बात करेंगे आपका बीबी लाल और बीके थापर ने कालीबंगा की शुरू की, तो वो 1961 होगा, ठीक। तो इस तरह से हम लोग देखें अगर, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, ठीक। यानी कि सबसे पहले हड़प्पा होगा, सबको पता है, उसके बाद लोथल होगा जो कि गुजरात का साइट है, यहीं पे हम लोग को डॉकयार्ड मिला था। उसके बाद आपका कालीबंगा होगा, और उसके बाद सबसे लास्ट में धौलावीरा होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्मारकों के निर्माण को कालक्रम से व्यवस्थित करें। और ये आपका टाइमलाइन नहीं भी याद रहेगा, अगर आप इसको ध्यान रखें किस रूलर ने क्या बनवाया, और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्मारक किस रूलर ने बनवाया, कौन से शासक ने बनवाया है, तो आपको टाइमलाइन नहीं भी याद रहेगा, क्योंकि सारे जो है कि स्मारक का टाइमलाइन याद करना मुश्किल है। लेकिन अगर आप उसके रूलर को याद करते हैं तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। आप सभी को पता है कि बुलंद दरवाजा किसने बनवाया है, अकबर ने। किसने, अकबर ने 1573 में। कहा जाता है कि जब इसने गुजरात अभियान करके आया था, जिसमें सबसे पहले अकबर ने समुद्र को देखा था पहली बार अपने जीवन में, तो उसके बाद गुजरात अभियान के तहत ही बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा अकबर। उसके बाद सिकंदरा मकबरा कहेंगे, तो सिकंदरा में मकबरा किसने बनवाया, सिकंदरा, ये सिकंदरा मकबरा यानी अकबर की बात हो रही है। ये किसका मकबरा है, याद रखिएगा, सिकंदरा में मकबरा अकबर का है, ये आगरा में है, ठीक। और ये अकबर से जहांगीर के टाइम पीरियड में बना है, कुछ इसका पार्ट अकबर ने बनवाया है और पूरा इसको जहांगीर ने किया है, ठीक। जहांगीर ने, तो यहाँ पे बात कर सकते हैं कि बुलंद दरवाजा के बाद ही सिकंदरा का बना है। तो 1605 में इसकी मृत्यु होती है, 1613 में ये बनता है, ठीक। 1605 से 1613, ठीक। ये आपका अकबर के डेथ के टाइम को डिनोट करता है, ठीक। हुमायूं के मकबरे की बात करेंगे तो ये दिल्ली में है, बहुत अच्छा आर्किटेक्चर, और ये इसकी अकबर के टाइमलाइन में बना है। लेकिन इसे बनवाया है, इसकी एक बेगम थी, बेगम हाजी बेगम, ठीक। बेगा बेगम हाजी, ठीक, बेगा बेगम, ठीक, उनकी पत्नी थी, इन्होंने बनवाया, अकबर के टाइमलाइन में बनी है, ठीक। अकबर के समय में बनी है, ये ध्यान में रखिएगा। और 1569 से 70 तक ये बना हुआ है। इलाहाबाद का किला किसने बनवाया है, अकबर ने बनवाया हुआ है, अकबर ने बनवाया 1575 में, ठीक। तो इस तरह से सही आंसर हो जाएगा थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, दिख नहीं रहा है, वेट, हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा यात्री दिल्ली सल्तनत के दौरान डाक प्रणाली की दक्षता से प्रभावित किया और उसने दिल्ली को बड़ी आबादी वाला एक विशाल शहर के रूप में वर्णित किया। अब्दुल रज्जाक, इब्न बतूता, मार्को पोलो, डुआर्ट बारबोसा, ठीक। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा इब्न बतूता, ठीक। डाक प्रणाली का अगर बात करेंगे मिडवल में, तो गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले एक अच्छी डाक प्रणाली की शुरुआत की थी। लेकिन इसका अच्छे तरीके से अगर बात करेंगे कि बहुत अच्छे से डेवलप हो गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक तक डेवलप हो गया था। और आप सभी को पता है ये जो इब्न बतूता है वो किसके टाइम में आया था, सल्तनत रूलर जो था, सल्तनत काल का एक रूलर मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, उसके टाइम पीरियड में इब्न बतूता आया था। कहाँ का था ये, एक अरब यात्री था, अफ्रीका के मोरक्को शहर से, अरब यात्री
अफ्रीका के मोरक्को शहर का था, याद रखिएगा, मोरक्को। और इसकी फेमस रचना क्या है, बहुत ज्यादा पूछता है, तो इसको किताबुल रहला भी मिलेगा आपको और रहला भी सिर्फ मिलेगा, किताबुल रहला। और ये किस भाषा में, अरब में, क्योंकि अरब यात्री था तो इसी भाषा में लिखा है। और बहुत ऑथेंटिक माना जाता है, क्योंकि ये जो है कि अपनी ये जो यात्रा विवरण कह लें, अपनी ये जो रचना है, इसने अपने शहर जाके इस रचना को लिखा था। तो कहा जाता है कि इस पे कोई दबाव नहीं था और इसने बहुत सटीक और अच्छा वर्णन किया है इब्न बतूता ने। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रजनामा किसका चित्रित अनुवाद है। अब सबसे पहले रजनामा आपको बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एकदम ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, देखिए इस बार भी पूछा है और हमने जो पिछला पीवाईक्यू सेशन जितने भी लाइव सेशन लिए उसमें भी ये क्वेश्चन को बहुत बार बताया है। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन आपके एकदम फिक्स हैं। ठीक, अब रजनामा किसका है, तो सबसे पहले ये महाभारत का अनुवाद है। ठीक, किसके समय में इसको अनुवादित किया गया था, तो अकबर के समय में। ठीक, वेट, अकबर के समय में। किस लैंग्वेज में किया गया था अनुवाद, तो फारसी लैंग्वेज में अनुवाद किया गया था। ठीक, जो इनकी क्या थी, राजकीय भाषा थी मुगलों की। ठीक, उसके बाद इसका अर्थ क्या है, तो रजनामा का अर्थ होता है बुक ऑफ वार। ठीक, बुक ऑफ वार, बुक ऑफ वार। ठीक, इसका अर्थ होता है, याद रखिएगा। ठीक, और इससे जो इसके अनुवादक थे या फिर चित्रित करने वाले थे, बहुत सारे लोग थे, जिसमें फैजी, अब्दुल कादिर बदानी जो थे वो लोग मेन थे। और जो चित्रकार थे उसमें बसावन थे, दसवंत थे और लाल खां थे, ये लोग चित्र बनाने वाले थे। जो रजनामा थे, महाभारत के जो पृष्ठों का चित्रण किया गया था वो इन लोगों ने किया था। तो कभी कभी पूछ लेता है कि कौन कौन थे, तो फैजी और बदायनी को याद रखिएगा, फैजी और बदायनी। ठीक, ये लोग चित्रित किए थे, अरे सॉरी, ये लोग निर्देशन कर रहे थे। और अगर चित्रकार की बात करेंगे तो उसमें बसावन आ जाएंगे। ठीक, दसवंत आ जाएंगे, एक कहार के बेटे थे और इन्हीं आत्महत्या कर ली थी। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा जाता है, मैंने बहुत बार बचाया बच्चों को, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, और ये लाल थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सॉरी, राज्य सत्ता के विशेषाधिकार के रूप में सिक्कों की ढलाई भारत में निम्नलिखित में से किसने शुरू की थी, कुषाण, शुंग, मौर्य और बैक्ट्रियन यूनानी। ये सेम क्वेश्चन आपका एआईसी में भी पूछा हुआ है 2025 में। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, इसमें सही आंसर होगा बैक्ट्रियन यूनानी ने जो है कि सबसे पहले जो है कि सिक्कों की ढलाई शुरू की थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें और सही कथनों की पहचान करें, यानी कि कौन सा सही स्टेटमेंट है उस पर हमने गौर करना है। तो पहला है, उत्तर और सुदूर दक्षिण जिसे तमजिकम के रूप में जाना जाता था के भी सांस्कृतिक और आर्थिक संपर्क थे, बिल्कुल सही है। कि कल्चरल और जो कि इकोनॉमिक रिलेशन थे वो बिल्कुल थे उत्तर और दक्षिण में। ठीक, उसके बाद है, दक्षिणा पद सोने और मोती की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण था, ये भी बिल्कुल सही है कि जो साउथ का ये रीजन था वहाँ पे सोने और मोती की जो भी इंडिया में पूर्ति होती थी इन्हीं के द्वारा होती थी। ठीक, तो ये भी बिल्कुल इजी है। उसके बाद है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक उत्तरापद कम महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल गलत है कि दूसरी शताब्दी तक जो है कि उत्तरापद जो उत्तर का नॉर्दर्न एरिया है वो कम महत्वपूर्ण हो गया था, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग सी को सबसे पहले कट करते हैं जहाँ पे सी है। ठीक, अब दो ऑप्शन बच गए, ए और बी होने चाहिए, तो इसमें ए नहीं है, इसको भी कट करते हैं, यानी कि ए और बी हो जाएगा आंसर। ठीक, व्यापारियों और धर्म प्रचारकों द्वारा भौतिक संस्कृति दक्षिण से उत्तर की ओर लाई गई थी, ये क्वेश्चन दिया है, ये गलत है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि व्यापारी और धर्म प्रचारकों ने भौतिक संस्कृति दक्षिण से उत्तर की ओर लाई थी, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक, अगला है, झूकर का पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है। आपने झूकर जाकर संस्कृति सुनी होगी, तो किस प्रांत से स्थित है ये, पाकिस्तान के सिंध। ठीक, सबसे इजी क्वेश्चन था, कहां से, सिंध से। ठीक, कुछ क्वेश्चन को आपको रटना होगा, एकदम याद करना होगा। ठीक, हाँ, 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य के विस्तार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, मतलब सही कथन को पहचानना है। ठीक, चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है इस पे हमें बात करना है। पहला स्टेटमेंट है, अकबर 1544 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और अजमेर में मुइनुद्दीन चिश्ती के चिश्ती के मकबरे में उसकी यात्रा के बाद आमेर और भारमल और जोधपुर के चंद्रसेन ने अकबर के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था। ठीक, तो सबसे पहले तो ये 1554 नहीं होगा। ठीक, ये होगा आपका 1556। ठीक, 14 फरवरी
1556। तो यहीं से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक, पहला बात। यही मोहिउद्दीन चिश्ती है जिसके कहा जाता है कि जिनके आशीर्वाद से जो इनका पुत्र था सलीम कह ले, शेखू बाबा कह ले, या फिर जहांगीर कह ले, इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं के मकबरे की उसने अकबर ने यात्रा की थी, तो सलीम का जन्म हुआ था। ठीक, तो कई कई बार पूछा जाता है कि अकबर ने कितनी बार उनकी यात्रा की है, पद यात्रा कितनी बार की है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि सीटीपीजी में नहीं पूछेंगे, फिर भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये यूजीसी नेट के क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद है 1570 में अकबर को अहमदाबाद और सूरत के विशाल समुद्री बंदरगाह पर कब्जा करने में भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। तो सबसे पहले तो ये 1570 होगा नहीं। अगर अहमदाबाद और सूरत की बात हो रही है तो आपको हमने पहले ही बताया कि सबसे पहले गुजरात अभियान के तहत, यानी कि 1572-73 के तहत ही अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था। तो ये एकदम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कभी पूछा हुआ कि अकबर ने सबसे पहले समुद्र कब देखा था, तो 72-73 में गुजरात अभियान के तहत देखा हुआ था। तो यहाँ पे 70 का तो सवाल ही नहीं उठता, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि ए और बी ऑप्शन जिसमें भी है वो कट हो जाएंगे। ठीक, जिसमें तो लास्ट बचा सी और डी, यानी कि ये दोनों ऑप्शन सही है। ठीक, चित्तौड़ के पतन के बाद अकबर ने रणथंभौर और कलिंज पर कब्जा कर लिया, और जब अकबर नागौर में था तो राजस्थान के कई राज्य मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर ने अकबर के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। बिल्कुल सही है। राणा प्रताप ने मुगलों के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया था, और वे चित्तौड़ के पतन के बाद पहाड़ी क्षेत्रों वाले गढ़ों यानी कि छोटे किलों में आ गए थे। ये भी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी का गठन किया गया था। सबसे इजी क्वेश्चन, और ये हमको आपको बहुत बार हमने मतलब बच्चों को सीटीपीजी 25 वाले बच्चों को कई बार बताया था कि सबसे इजी क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो गदर पार्टी सबसे पहले तो कहाँ होगा, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसका गठन हुआ था। इससे मुख्य व्यक्ति कौन थे, तो लाला हरदयाल, ठीक, और सोहन सिंह भाकना, ये दोनों लोग मुख्य व्यक्ति थे इसमें। ठीक, और ये इसके गठन कब हुई थी, तो 15 जुलाई 1913 को गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, और गदर पत्रिका भी इसी पार्टी के द्वारा संचालित होती थी अलग अलग भाषाओं में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में किया गया था। ये भी क्वेश्चन हमने जो आपको पिछले बैच में जो लाइव सेशन कराए थे बहुत बार कराया था, और बच्चों ने बिल्कुल, किसी भी बच्चों का ये क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा 4 अप्रैल 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो कि गाजीपुर के रहने वाले थे। ठीक है, इनका संबंध यूपी के गाजीपुर से था। स्वामी सहजानंद सरस्वती, याद रखिएगा, 1936। ठीक, और इन्होंने ही जो है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में किया था। 1942 में इस जो है कि पार्टी का क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। ठीक, इस पार्टी का 1942 में क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, पूना स्थित ब्रिटिश रेजिडेंट कर्नल पार्मर ने किसकी मृत्यु पर टिप्पणी की थी कि उनके साथ मराठा सरकार का समस्त विवेक और संयम चला गया। ठीक, और यहाँ पे आप ऑप्शन से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बात किसके बारे में कही जा रही है। ठीक, यहाँ पे बाजीराव द्वितीय है, माधव राय है, नाना फडणवीस है और महादी सिंधिया है। तो ये बाजीराव द्वितीय ने कुछ ऐसा काम तो किया नहीं था कि इनके बारे में कोई हिस्टोरियन जो है कि इस तरह से जो ब्रिटिश रेजिडेंट है वो इस तरह का वक्तव्य कहे, तो बिल्कुल ये तो होंगे नहीं। माधव राव भी नहीं होंगे, और महाजी सिंधिया तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो कौन होगा, नाना फडणवीस, जिनका वास्तविक नाम था, आपको वास्तविक नाम इनका पूछा जाता है, बालाजी जनार्दन भानु। ठीक, याद रखिएगा। इनकी जो है कि जब देखेंगे कि जब पेशवा की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, तो इन्हीं ने पेशवा की शक्ति को बनाए रखा था। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो पार्मर कहते हैं कि इनके साथ ही मराठा सरकार का समस्त विवेक और संयम चला गया था। ठीक, याद रखिएगा। और इनकी मृत्यु बार बार पूछता है कि नाना फडणवीस की मृत्यु कब हुई थी, और ये यूजीसी नेट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, यूजीसी नेट का मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है। 1800 में नाना फडणवीस की डेथ हो गई थी, याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, काफी लंबा हो जाएगा, जल्दी क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध
बुद्ध की प्रतीत्य समुत्पाद की शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक का उल्लेख निम्न से किस रूप में किया गया है? ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो प्रतीत्य समुत्पाद की कंसेप्ट है इसमें से कौन उससे जो है कि रिलेटेड या फिर उसका अर्थ क्या है। ठीक, तो यहाँ पे 4 महान आर्य सत्य है, आश्रित उत्पत्ति का नियम है, नैतिक आचार संहिता और स्थायित्व के कई पहलू है। ठीक, तो सबसे पहले तो आप बता दें कि जो प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत है इसका होता है, इसका मतलब होता है कारणता का सिद्धांत, कॉजेशन थ्योरी। यानी कोई भी चीज होता है तो किस उसके पीछे कोई ना कोई एक रीजन होता है, बुद्ध ने ये कहा है। और जो बुद्ध के 4 आर्य सत्य है उसमें ये किससे रिलेट करता है, तो ये दूसरे आर्य सत्य का पार्ट है। ठीक, दूसरे आर्य सत्य का पार्ट है जो क्या है कि दुख के कारण और निरोध की चर्चा की गई है जिसमें। ठीक, तो यानी कि कहा गया है कि किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होती है, यही प्रतीत्य समुत्पाद का कंसेप्ट है। यानी कि सीधे सीधे कहा जा रहा है कि आश्रित उत्पत्ति का नियम को ये डिस्क्राइब करता है प्रतीत्य समुत्पाद। और ये प्रतीत्य समुत्पाद जो है कि यूजीसी नेट का मोस्ट रिपीटेड PYQ है। ठीक है, देखिए यूजीसी नेट का मोस्ट रिपीटेड PYQ है और आपको CUT/PG में ये पूछा हुआ है, ध्यान में रखिएगा। ठीक, अगला बढ़ते हैं। मैचिंग का क्वेश्चन है कि इंडियन आर्ट, टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, हिंदुज्म एंड बुद्धिज्म, गुप्ता टेम्पल आर्किटेक्चर, यानी कि ये बुक्स दिए हुए इनके ऑथर कौन है। और ये क्वेश्चन जो है कि यूजीसी नेट से डायरेक्ट उठाए गए हैं। ठीक, ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये देखते हैं हम लोग। इंडियन आर्ट जो है कि VS अग्रवाल का है। टेम्पल्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया की बात करेंगे तो कृष्णदेव ने लिखा है। हिंदुज्म एंड बौद्धिज्म की बात करेंगे तो एलियट ने लिखा हुआ है। और अगर गुप्ता टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो पृथ्वी कुमार अग्रवाल ने लिखा है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। शेरशाह को शेरखां की उपाधि किसने दी थी? ठीक, सबसे पहले शेरशाह को शेरखां की उपाधि किसने दी थी? सबसे पहले एक सभी लोग कमेंट में इसका आंसर बताएंगे, किसका मूल नाम क्या था, शेरशाह का मूल नाम। सबसे इजी क्वेश्चन। और अभी बच्चे जो बीए में वो हिस्ट्री तो पढ़े होंगे तो इतना तो सभी को पता होगा कि शेरशाह का मूल नाम क्या था। सभी लोग हमें कमेंट में इसका आंसर जरूर देंगे कि शेरशाह का मूल नाम क्या था। सबसे इजी क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं कि इसको शेरशाह की उपाधि किसने दी थी। हेमू ने, बैरम खां ने, बहार खां लोहानी ने और बाबर ने। तो किसने दिया था? बहार खां लोहानी, जो कि कहाँ का था? बिहार का शासक था, बिहार का शासक था। बिहार का शासक, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ है। बिहार के शासक ने इसे शेरखां की उपाधि दी थी जब इसने एक शेर को मारा हुआ था। ठीक, याद रखिएगा। और यही शेरशाह है जो कि सूर्य साम्राज्य की स्थापना करेगा। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कौन से कथन सही है, इसके बारे में हमें बताना है। ठीक, पहला क्वेश्चन है बंगाल सेना के अधिकांश सिपाहियों को अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से भर्ती किया गया था, बिल्कुल सही है। उसके बाद है विद्रोह पूरे उत्तर दक्कन और दक्षिण भारत में फैल गया था। ये कंसेप्ट गलत है कि जो 1857 का विद्रोह था कुछ लिमिटेड एरिया में ही हुआ था, पूरे भारत में नहीं फैला हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1857 द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हस्तांतरित कर दिया गया था, गलत था। किसे? ये डायरेक्ट देखेंगे 1857 के बाद डायरेक्ट शासन किसे? क्राउन को जाएगा, यानी कि विक्टोरिया को जाएगा, रानी को जाएगा। और उसके प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो वायसराय करता है। ठीक, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं होगा यहाँ पे। ठीक, उसके बाद है ब्रिटिश समाचार पत्रों चित्रों ने उन ब्रिटिश नायकों को कीर्तिगान किया जिन्होंने अंग्रेजों को बचाया और विद्रोहियों को दबाया और विद्रोहियों को शैतानों के रूप में चित्रित किया। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड। इजी क्वेश्चन था। हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखी? सबसे इजी क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हेरोडोटस। ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर से हल के मिट्टी के हल, मतलब पकी मिट्टी के हल मिले थे, यानी कि टेराकोटा कहेंगे। सबसे पहले कहाँ होगा? बनावली, जो कि कहाँ पे? हरियाणा में। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने बहुत बार कराया है। उसके बाद है पद का नाम और उसकी व्याख्या। हमने आपको बताया था कि टर्म्स को ज्यादा ध्यान में रखिएगा। ठीक, जरीब, चाचर, दाग, हुड्डी, बहुत बार हमने इसको आपको बताया हुआ है। तो जरीब का अर्थ होता है भूमि मापन का सर्वेक्षण के लिए जरीब का प्रयोग होता है। चाचर भूमि का एक प्रकार होता है और ये ऐसी भूमि थी जहाँ पे 3-4 साल में जो खेती की 3-4 साल की खाली जमीन को चाचर भूमि कहते हैं। चाचर, पोलज, ये भूमि होती है ना, अलग अलग टाइप की। औरंगजेब के टाइम में उसने भूमि को बांटी थी, वही है। ठीक, दाग क्या होती है? तो आप सभी को पता है दाग क्या होती है। दाग प्रथा आपको याद होगा, घोड़ों और जानवरों को ब्रांडिंग प्रणाली थी। ठीक, और उसके बाद हुंडी एक विनिमय बिल थी। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा।
डच लोगों ने किस वर्ष निजामपाटम में कारखाने स्थापित किए थे? तो किस वर्ष 1605 से 1606 में जो है कि डच ने जो है कि निजामपाटम में कारखाने स्थापित किए थे। डचों ने कब अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो 1602 में डच जो है कि अपनी यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और अपनी कंपनी को स्थापित करते हैं। ठीक, किस नाम से इनकी कंपनी होती है? वेरिंगदे वेरिंगदे ओस इंडसे कंपनी, ठीक है, कंपनी, इस नाम से ये अपने जो कि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये लोग जो है कि अपना कंपनी स्थापित करते हैं। 1605 में जो है कि मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पहला कारखाना ये लोग स्थापित करते हैं। ठीक, उसके बाद है मित्र मेला शुरू हुआ, मतलब मित्र मेला जो है कि कहाँ पे शुरू हुआ था? ठीक, तो कहाँ पे? नासिक में। कब हुआ था? 1899 में वीडी सावरकर और गणेश सावरकर और गणेश सावरकर ने इसको शुरू किया था, याद रखिएगा। ठीक, और ये गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी, गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी मित्र मेला। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने मराठों और निजाम को हैदर के पक्ष में अलग कर दिया। निडर हैदर ने अंग्रेजों का सामना किया, लेकिन उसे निम्न स्थान पर हार का सामना करना पड़ा था। कहाँ पे इसे हार का सामना करना पड़ा था हैदर को? तो कहाँ पे? पोर्ट नोवा, ठीक है, पोर्ट नोवा में जो है कि 1781 में हैदर को हार का सामना करना पड़ा था, जो कि सेकेंड एंग्लो मराठा वार का पार्ट है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार का पार्ट है, जो कब से कब तक हुआ था? 1780 से 84 के बीच में हुआ था। ठीक, यहाँ पे अगर बात हुई है मैसूर वार की, हमने आपको बार बार बताया हुआ है, तो बात ही कर लेते हैं। कितने मैसूर वार हुए थे? 1, 2, 3 और 4। ठीक, मराठा, मैसूर, कर्नाटक, ये वॉर्स को ध्यान में रखिएगा। पहला आपका 1767 से 69 में हुआ था। दूसरा आपका 1780 से 84 में हुआ था। तीसरा आपका 1782 और 82 से 99 तक हुआ था। और चौथे में देखेंगे टीपू की मृत्यु हो जाएगी और यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके मैसूर वार्स हैं चारों। ठीक, अगला आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, मैचिंग से है कि ढाकार इतिहास, हिंदू कॉलोनीज इन द फॉरेस्ट, उसके बाद सोशल हिस्ट्री ऑफ म्यूजियम्स, इमेजिंग इंडिया, ये किसकी बुक्स है ये बताना है। तो ढाकार इतिहास केदारनाथ मजुमदार की है। अगर हिंदू कॉलोनीज की बात करेंगे तो यासी मजुमदार की है। अगर वही सोशल हिस्ट्री ऑफ म्यूजियम की बात करेंगे तो केनेथ की है। और इमेजिंग इंडिया रोनाल्ड इंडेन की है। ठीक, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट आंसर। ठीक, 33 आपका हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली के बारे में किसने कहा कि यह निश्चित रूप से अब तक खोजी गई सबसे प्राचीन प्रणाली थी? ये किस इतिहासकार का वक्तव्य है? राखल दास बनर्जी, ए कनिंगम, जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके। तो किसने कहा है? मैके ने ये जो है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में, उसके ड्रेनेज सिस्टम के बारे में ये वक्तव्य कहा है। ठीक, वक्तव्य को ध्यान में रखिएगा। अगला है मुगल कालीन भू राजस्व और कृषि प्रणाली के संदर्भ में कौन से कथन सही है, इसके बारे में हमें बताना है। ठीक, रेवेन्यू सिस्टम के बारे में बताना। तो पहला है भू राजस्व के अनुमान को कनकूत कहा जाता था। बिल्कुल सही है। भू राजस्व के जो भू राजस्व को जो अनुमान के तौर पे जो भू राजस्व लागू की जाती थी, उसको कनकूत, नस्क, मुक्तई, जाप्ती प्रणाली, ये सब कहा जाता था, जो कि 1569 में लागू हुई थी। ठीक, उसके बाद है जिस भूमि का स्वामित्व और प्रबंधन सीधे राज्य द्वारा किया जाता था उसे मालिकाना कहते थे। ये गलत है, ये नहीं होगा। ठीक, उसके बाद है आपका निशुल्क किराए वाली भूमि को सयुर्गल कहा जाता था। बिल्कुल सही है, ये इसके बारे में हमने बहुत बार सुना है कि जो निशुल्क भूमि होती थी किराए वाली से सयुर्गल कहते थे। सयुर्गल कह ले, मदद मास कह ले, मिल्क कह ले, ये वंशानुगत होती थी और ये जरूरतमंदों, धार्मिक व्यक्तियों, विधवा, गरीब, इन लोगों को दी जाती थी। ठीक, उसके बाद है सैन्य सेवा के बदले आवंटित भूमि तकावी कहलाती थी। तकावी ये नहीं थी, सैन्य सेवा के बदले नहीं थी। तकावी क्या थी? एक लोन थी। क्या थी? लोन, जो कि किस लिए दी जाती थी? कृषि के लिए दी जाती। किसके समय हुई थी? एमबीटी ने सोंधर और तकावी ऋण शुरू किए थे। क्या क्या? सोंधर और तकावी की अगर बात आएगी तो वो कौन होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मुगल से तो ये शुरू ही नहीं होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका ए और सी बिल्कुल सही। वही अगर हम लोग ये मालिकाना जो आया था, मालिकाना टर्म, तो मालिकाना की बात करेंगे तो ये कुल उपज का 10वां भाग होता था। 10वां भाग होता था कुल उपज का, जो कि जमींदारों को दिया जाता था। ठीक, ठीक। अगला है द अदर साइड ऑफ द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो कौन है? उर्वशी बाटोलिया जो है कि इसकी लेखक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन है कि प्राचीनतम संस्कृत अभिलेख रोमन साम्राज्य के पश्चिमी भाग के साथ व्यापार समाप्त, पश्चिमी तट से रेशम के बुनकरों का एक समूह मालवा के मंदसौर को प्रोशन पलायन करता है, जैन ग्रह 18 प्रमुख जन समुदायों या राष्ट्रीयताओं के अस्तित्व का उल्लेख करता है। ठीक, तो यहाँ पे इसे क्रोनोलॉजी से लगाना है। अब इसे आपको सबसे पहले अगर बात करेंगे प्राचीनतम संस्कृत अभिलेख किसका है, तो किसका है वो, रुद्रदामन। ठीक, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो किसमें लिखा हुआ है, संस्कृत में पहला अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, बहुत फेमस है। कहाँ पे है ये, गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, जो कि गुजरात में है, गिरनार या फिर गुजरात। ठीक है, गिरनार अभिलेख भी इसको कहते हैं, जूनागढ़ अभिलेख कहते हैं, जो कि गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, तो ये दोनों को कट करते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन हो गए। ठीक, ये हो जाएगा फर्स्ट। फिर उसके बाद है रोमन साम्राज्य के पश्चिमी भाग के साथ व्यापार समाप्त, दूसरे नंबर पे यही आएगा। सेकंड ये हो जाएगा। पश्चिमी तट से रेशम बुनकरों की अगर बात करेंगे तो ये हमारा मंदसौर अभिलेख को दर्शा रहा है, यानी कि कुमारगुप्त प्रथम को दिखा रहा है। यहाँ पे रोमन साम्राज्य उससे पहले ही वहाँ पे ट्रेड खत्म हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 5वीं शताब्दी की बात हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये थर्ड। ठीक, किसको, ये दसपुर अभिलेख जो है मंदसौर शिलालेख, वहाँ पे जो तंतुआय श्रेणी की बात हुई है, जो रेशम बुनकर थे, संघ का उल्लेख हुआ है, उनके सूर्य मंदिर उन्होंने जो बनवाया था जो एमपी में, उसके बारे में बात हो रही है, जिसकी रचना किसने की थी, वत्स भट्टी ने, इसकी बात हो रही है। ठीक, ये सही है। उसके बाद जैन ग्रंथ का 18 प्रमुख जैन समुदाय का उल्लेख, यानी कि फोर्थ, तो यहाँ पे ए बी सी डी सही हो जाएगा। अगला 37 नंबर क्वेश्चन आपका मैचिंग से है, अशोक, हिंदू लैंड, कस्टम, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, अंपरर अशोक। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। तो अगर अशोक की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो डी आर भांडारकर हो जाएंगे। हिंदू लैंड कस्टम की बात करेंगे हम लोग, तो हो जाएंगे जूलियस जॉली। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया की बात करेंगे, सबको पता है हेमचंद राय, एस.सी. राय चौधरी है। अगर अंपरर अशोक की बात करेंगे तो विंसेंट स्मिथ है, यानी कि इसका थर्ड सही हो जाएगा आंसर। ठीक, अगला है, अशोक का शहबाजगढ़ी शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है, देवनागरी, पाली, खरोष्टी, ब्राह्मी। आप सभी को पता है किसमें, खरोष्टी में जो है कि शहबाजगढ़ी अभिलेख लिखा गया है, जो कि पेशावर के पाकिस्तान में स्थित है, पेशावर के पाकिस्तान में स्थित है। ठीक, और इसकी खोज किसने की थी, तो 1836 में कोर्ट ने इसकी खोज की थी। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, और ये 14 बृहद शिलालेखों में से एक है। अगला है, 1897 में पूना में मिस्टर रैंड पर हमला करने वाले चापेकर भाइयों के नाम थे। ये आपका 2024 का CNPYQ है, 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, और अब फिर से एक बार आपके साथ पूछ दिया था। कौन थे, दामोदर और बालकृष्ण, याद रखिएगा। और जो ये रैंड थे वो कौन थे, तो प्लेग कमिश्नर थे, प्लेग कमिश्नर पे जो है कि इन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। ठीक, गांधी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को किस वर्ष जो है कि कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। आप सभी को पता है कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे, 1938 और 1939 में। ठीक, 38 में आपके हुए हैं हरिपुरी में, ठीक है, हरिपुरा में, यानी कि जो कि गुजरात में है। और यहाँ पे 39 सही आंसर होगा, जो कि गांधी जी विरोध करते हैं, और ये आपका एमपी में है, त्रिपुरी, त्रिपुरी में ये अध्यक्ष हुए थे कांग्रेस के। ठीक, और यहाँ पे देखेंगे गांधी जी बनाना चाहते थे पट्टभी सीतारमैया को, लेकिन वो हार जाते हैं, और फिर सुभाष चंद्र बोस जो है कि सेलेक्ट होते हैं, लेकिन गांधी जी नाराज होते हैं, इसलिए जो कि सुभाष चंद्र बोस त्याग पत्र दे देते हैं। उसके बाद बनते हैं राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस अपने पद से त्याग पत्र दे देते हैं, तो राजेंद्र प्रसाद को जो है कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक, और इन्हीं की अध्यक्षता में, याद रखिएगा, 1938 में इन्हीं की अध्यक्षता में नेशनल प्लानिंग कमीशन का गठन होता है, नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक, चलिए अगला है, निम्नलिखित शब्दों और उनके अर्थों पर विचार करें और सही की पहचान करें। ठीक है, रैयत क्या है, पाही क्या है, जवाबित क्या है, श्राप क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार बताया। रैयत का मतलब होता है किसान, सबसे पहले यही गलत है। रैयत से तो स्टार्ट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो कि किसानों के साथ डायरेक्ट की गई थी, तो रैयत का मतलब यहाँ पे किसान हो जाएगा, और ए ऑप्शन यहीं पे गलत हो जाएगा। ठीक, तो ए जिसमें भी है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, उसके बाद पाही, पाही क्या है, अस्थायी खेतिहर और कृषक, बिल्कुल सही हो जाएगा। जवाबित क्या है, धर्मनिरपेक्ष कानून है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये दोनों बी एंड सी सही हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा। श्राप क्या है, भू राजस्व देने वाले को श्राप नहीं कहते थे, साहूकार को जो है कि शराब को श्राप कहते थे। ठीक, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सही आंसर सेकेंड है।
फिर से आपका मैचिंग का क्वेश्चन है कि धर्म, बौद्ध धर्म में पूजा के प्रतीक और अर्थ का बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है कि खाली तख्त किसको दिखाता था, स्तूप का मतलब क्या होता था, चक्र किसका प्रतीक था, बोधि वृक्ष किसका प्रतीक था। अगर खाली तख्त की बात करेंगे तो बुद्ध के ध्यान या समाधि को इंगित करता था खाली तख्त। ठीक, वो अपना राजपाट छोड़ के चले आए थे ना। उसके बाद स्तूप की बात करेंगे तो वो महापरिनिर्वाण को जो है कि दिखाएगा। चक्र की बात करेंगे तो चक्र आपका बुद्ध का पहला उपदेश दिखाएगा। और वहाँ पे बोधि वृक्ष की बात करेंगे तो जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, प्रबोधन हुआ था, तो वो इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक, चलो मैं जल्दी पास में पहुंच गए। 43 क्वेश्चन कालक्रम से लगाना है। फिर से आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया, चर्चिल ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने। यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री को कंबाइन कर दिया। ठीक, चर्चिल ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने थे। जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण किया जिससे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, और जापान पर पर्ल हब का आक्रमण हुआ था। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था कब, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने बहुत बार बताया है, 23 मार्च 1940 को। ठीक, इसे लाहौर प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। अगर कहीं नहीं रहेगा, पाकिस्तान प्रस्ताव नहीं रहेगा तो लाहौर प्रस्ताव होगा। इसके अध्यक्ष थे जिन्ना। ठीक, अध्यक्ष कौन थे, जिन्ना थी। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, याद रखिएगा, ये जो पाकिस्तान प्रस्ताव, इसमें कहीं भी पाकिस्तान शब्द का उल्लेख नहीं हुआ था। ठीक, इसको बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव नाम से जाना जाता था, इसको लाहौर प्रस्ताव भी जाना जाता है। चर्चिल जो है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनते हैं आपके 10 मई 1940 को। ठीक, जर्मनी का पोलैंड पे आक्रमण होता है 15 सितंबर 1939 को। ठीक, ठीक, उसके बाद जापान पे पर्ल हर्ब का आक्रमण 7 दिसंबर 1941 को होता है। तो इस तरह से हम लोग देखा जाए तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 4, CABD। ओके, आगे बढ़ते हैं। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था या किसके बीच में हुआ था। ठीक, तो अगर हम लोग पहला गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे तो ये हुआ था 12 नवंबर 1930 से शुरू हुआ था और 13 जनवरी 1931 में ये जो है कि खत्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, लंदन में हुआ था। कहाँ पे, सेंट जेम्स पैलेस। ठीक, सेंट जेम्स पैलेस, ये पैलेस का नाम भी कभी कभी पूछ लेता है। तो सेंट जेम्स पैलेस में ये पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक, तो यहाँ इस हिसाब से अगर आंसर देखिए तो ये हो जाएगा, एंटी ने माना। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक, आप ये टाइमलाइन याद रखिएगा। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए थे, ये टाइमलाइन ध्यान रखिएगा। वही दूसरे और तीसरे की भी बात कर लेते हैं गोलमेज सम्मेलन की, तो वो आपका 7 सितंबर 1931 से आपका 1 दिसंबर 1931 तक चला था। 1931 तक चला था। और वही अगर हम लोग बात करेंगे थर्ड गोल्ड मैच की तो ये 7 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। और एक बार ध्यान में रखिए, अगर हम पीवाईक्यू सेशन करा रहे हैं तो आप साथ में जो है कि एक शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा, जो आपको रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेगा। और आप रिवीजन करते रहेंगे, नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादातर चीज़ों को याद कर सकेंगे। ठीक, जो चीजें आपको नहीं लग रही है उसको नोट करते चलिए। ठीक, कालक्रम की बात करेंगे, कालक्रम से लगाना है। पंजाब में दाता गंज बख्श, उत्तर प्रदेश में कबीर, तमिलनाडु में सुंदर मूर्ति और महाराष्ट्र में मुक्ताबाई। थोड़ा सा क्वेश्चन को डिटेल में नहीं पूछा है तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। तो ये दाता गंज बख्श की बात करेंगे तो ये एक सूफी संत की दरगाह है जो कि लाहौर में, पाकिस्तान के लाहौर में है। ठीक, PUK में है। ठीक, और ये 11वीं सदी की बात हो रही है, 11वीं सदी की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में कबीर की बात करेंगे, इनका जो अगर जन्मस्थली की बात करेंगे, इनकी जन्मस्थली है यही, अगर पास में BHU से पास में ही है लहरतारा, वहीं पे इनका जन्म हुआ था और मगहर में इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में कबीर की बात करेंगे तो ये आपका 14वीं सदी की लगभग बात हो रही है। ठीक, तमिलनाडु में सुंदर मूर्ति की बात करेंगे तो सुंदर मूर्ति एक नयनार संत थे जो कि शैव धर्म को रिप्रेजेंट करता है, और ये 8वीं सदी की बात हो रही है। ठीक है, 8वीं सदी की बात हो रही है। महाराष्ट्र में मुक्ताबाई की बात करेंगे तो ये वारकरी संत थी, धारकरी और वारकरी दो संप्रदाय थे मुंबई महाराष्ट्र में, तो उसकी बात हो रही है। और ये लगभग 13वीं शताब्दी की बात हो रही है। ठीक, याद रखिएगा। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो इसका सही आंसर सेकेंड हो जाएगा। ठीक, अगला बढ़ते हैं। प्लासी की लड़ाई के संदर्भ में किसने कहा था कि ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ जिसके परिणाम इतने व्यापक, इतने तत्कालिक और इतने अस्थायी थे। किसने, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1797 में हुआ था प्लासी का युद्ध। ठीक, तो किसने कहा है, मालसन ने ये वक्तव्य प्लासी के युद्ध के बारे में कहा है।
ठीक। अगला क्वेश्चन, नालियार दिव्य प्रबंधम का एक तमिल वेद के रूप में वर्णन किया गया जो कि रचनाओं के प्रमुख संकलन में से एक था। ठीक, तो किसका ये संकलन था? नालियार दिव्य प्रबंधम। तो आप सभी को पता है अल्वारों क्या था? अल्वार क्या था? वैष्णव धर्म को मानता था, वैष्णव धर्म को मानता था। और ये नाथ मुनि ने लिखा है, नाथ मुनि ने इसको लिखा है, नाथ मुनि इसके रचनाकार है, जिसे क्या कहते हैं? तमिल वेद भी कहते हैं, तमिल वेद भी कहते हैं, याद रखिएगा। और 400 तमिल भजनों का ये संग्रह है, अल्वारों द्वारा जो है की रचना की गई है। अल्वारों की कुल संख्या 12 थी। ठीक, उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन, लास्ट को 20 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। निम्न में से किसे भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो किसे प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं? तो चार्ल्स मेटकाफ, आप सभी को पता है, याद रखिएगा। इसने 1835 में जो प्रेस पे प्रतिबंध लगाए गए थे उसको क्या कर दिया था? हटा दिया था, इसलिए इसको प्रेस मुक्तिदाता के नाम से जानते हैं। सही कथनों की पहचान करना है कि आदि ग्रंथ, अंजुमन, अद्वैत और आश्रम के बारे में जो चीजें दी गई है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। तो यहाँ पे आदि ग्रंथ हिंदुओं का एक दार्शनिक शब्द या टर्म था, बिल्कुल गलत है। आदि ग्रंथ आपका सिख धर्म से संबंधित है। ठीक, एक ग्रंथ था उनका। अंजुमन क्या है? एक सोसाइटी, एक संगठन है, बिल्कुल सही है। अद्वैत क्या है? तो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब की पॉली पुस्तक थी अद्वैत, बिल्कुल गलत है। ये एक दार्शनिक विचारधारा है और शंकराचार्य से संबंधित थे। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद आश्रम की बात करेंगे तो हिंदुओं के जीवन का एक चरण, बिल्कुल सही है। 4 आश्रम होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक, तो सही आंसर ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, मेवाड़ के किस राजा के अधीन अपनी शक्ति के शिखर पर पहुंचा? ठीक, मेवाड़ किस राजा के अधीन अपनी शक्ति के शिखर पे पहुंचा, यानी कि कौन सा ऐसा शासक था जिस समय मेवाड़ अपनी उच्चतम सीमा पे था? तो वो कौन थे? राणा कुंभा थे, जिनका टाइम लाइन 1434 से 1433 से 67 था एडी। ठीक, राणा कुंभा बहुत ज्यादा फेमस है, जिन्होंने कीर्ति स्तंभ बनवाया है। निम्नलिखित में से कौन कांगड़ा चित्रकला शैली का संरक्षक नहीं था? और ये कांगड़ा, किशन शैली, कांगड़ा शैली, ये जो शैली है ये हालांकि यूजीसी नेट के पीवाईक्यू है उसमें पूछा जाता था, लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है कि बच्चों से यूटीपीजी के बच्चों को पूछ दिया तो बच्चे थोड़ा सा घबरा गए थे। तो याद रखिएगा, संसार चंद जो है कि कांगड़ा से रिलेटेड है, घमन चंद भी इसी से है और अनिरुद्ध चंद भी इसी से है। ठीक, रूपचंद्र कांगड़ा शैली के नहीं है चित्रकार। ठीक, मुगल काल में ये शैली विकसित हुई थी। जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल अस्र की उपाधि से सम्मानित किया था? बच्चों को हमने बहुत बार बताया था, तो याद रखिएगा नादिर उल अस्र की बात आएगी तो उस्ताद मंसूर होंगे। अगर वही नादिर उल जमा की बात आएगी, नादिर उल जमा की बात आएगी, जिसे युग का आश्चर्य कहा जाता है, तो वो किसकी बात आएगी? हसन की बात आएगी। जमा आएगा तो हसन और मंसूर की बात आएगी तो अस्त्र। ठीक, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का सबसे प्रसिद्ध शिक्षण केंद्र था जिसकी तुलना आधुनिक ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड से की जाती है? भारत की कौन सी ऐसी एंशिएंट यूनिवर्सिटी थी? तो कौन सी यूनिवर्सिटी थी आपकी? विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा, पटना। तो आप सभी को पता है कि वो यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसे किसने बनवाया था? गुप्ता डायनेस्टी का रूलर कुमार गुप्त ने इसको बनवाया था 5वीं शताब्दी में बिहार में। ठीक है, 5th सेंचुरी में बिहार में ये नालंदा डायनेस्टी को बनवाया था, जिसे बख्तियार खिलजी ने मिडवल पीरियड में देखेंगे कि इसे जला के राख कर दिया था। मुंतकाब उल लुबाब का लेखक कौन था? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, कौन था? खफी खाता किसके टाइम पीरियड को डोनेट करेगा? औरंगजेब के समय इसे छुप के लिखा था, छुप कर लिखा हुआ था, क्योंकि औरंगजेब जो है कि इतिहास को कहता था कि इस्लाम में इतिहास लिखना जो है कि मनाही है, तो जो भी शरीयत के हिसाब से अपना शासन करता था तो उसे मना कर दिया था। फिर उसके बाद क्रोनोलॉजी से, क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन लगाना है। चीन की महान दीवार का निर्माण सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया। ईरानी शासक डेरियस या फिर दारियस ने पंजाब और सिंध पर कब्जा कर लिया और मौर्य साम्राज्य अंततः पुष्यमित्र शुंग द्वारा नष्ट कर दिया गया। अब इसे थोड़ा सा आप समझेंगे तो बिल्कुल आसानी से लगा लेंगे। ठीक, अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर सबसे पहले अगर डेरियस यहाँ पे सबसे पहले आएगा, सबसे पहले डेरियस की बात हमें आएगी कि डेरियस ने पंजाब और सिंध पर उल्लेख किया था, और ये हमें इसका उल्लेख हमें बार बार मिलता है 516 बीसी में इसके बेहुस्तीन अभिलेख में। बेहुस्तून अभिलेख जो डेरियस का, इसका उल्लेख हमें इसमें मिलता है। तो सबसे पहले ये आ गया, इसके 3 अभिलेख हैं, बेहुस्तीन, पार्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम। आप इसको BPN से भी याद कर सकते हैं। डेरियस का ये
अभिलेख है। ठीक, उसके बाद अगर बात करेंगे तो फिर बात आएगी दूसरा सिकंदर की, हम बात करेंगे हिस्ट्री में, तो यहाँ पे वो हो जाएगा 326 बीसी, खैबर दर्रे से सिंधु नदी पार करके जो है कि खैबर दर्रे पार करके सिकंदर भारत पे आक्रमण किया था। और फिर हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के अंत की। ठीक, पुष्यमित्र सिंह द्वारा नष्ट होता है 185 में, जो है कि बृहदत्त को मारता है और यहाँ पे सुंग डायनेस्टी की स्थापना होती है। और फिर आएगा चीन की महान दीवार का निर्माण, जो कि हम देखेंगे 7वीं शताब्दी की बात है। ठीक ठीक, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 56 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन और प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में विरासत के संबंध में हिंदू कानूनों का एक संग्रह जो बंगाल में बेहद प्रभावशाली था, किस नाम से जाना जाता है? इसके बारे में हमने बताया था कि जो जिमित वाहन ने एक रचना की थी, क्या था? दाय भाग। ठीक है, दाय भाग जो कि उत्तराधिकार के नियमों का उल्लेख करता है और कहता है कि पुत्र को संपत्ति पिता की मृत्यु के बाद ही मिलेगी। तो ये जिमित वाहन का दाय भाग जो है कि उल्लेख करता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं। तहकीके हिंद में क्या वर्णित है? सबसे इजी क्वेश्चन है। तो 11वीं शताब्दी में भारत का वर्णन है इसमें तहकीके हिंद में, जिसे किताबुल हिंद भी कहते हैं। किताब उल हिंद किसने लिखा है? सबसे पहली बात अल बरूनी। अल बरूनी, अल बरूनी ने जो है तहकीके हिंद लिखा हुआ है और ये गजनवी के साथ जो है कि भारत आया था। गजनवी के साथ भारत आया था अल बरूनी, याद रखिएगा। गोरी और गजनवी में कंफ्यूज नहीं होना है। कौन सा मुगल सम्राट तंबाकू की लत को लेकर इतना चिंतित था कि उसने तंबाकू पे प्रतिबंध लगा दिया था? शुरू भी इसने किया था और खत्म भी इसने किया। वो था अकबर का सबसे पुत्र, जो है कि बहुत प्यारा पुत्र, शेखू सलीम या फिर जहांगीर। ठीक, चलिए अब मैचिंग का 59 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर में मंदिर वास्तुकला प्रतीक और उसके संबंध में जो उसके साथ जो संबंध है उससे करना है। महानवमी, डिब्बा, कमल महल, विरूपाक्ष और पंपा देवी। हम सब आपको बता दें कि जो एनटी है उसका पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है और ये रीजनल हिस्ट्री की तरफ काफी ध्यान दे रहा है। जो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं उसको वो पूछने लगा है। तो विजयनगर बहमनी जो भी रीजनल डायनेस्टी है, चाहे वो एंशियंट, मिडवल, मॉडर्न की बात करें, जहाँ पे बच्चे नहीं पहुंच पाते वैसे क्वेश्चन पूछे जाने लगा है। तो ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन था और इसको ध्यान में रखिएगा। हालांकि बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से ये पढ़ाया गया था, तो सभी बच्चों ने इसको सही किया था। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड। और यहाँ पे महानवी डिब्बा की बात करेंगे तो वो आपका एक विशाल मंच था। और वही कमल महल की बात करेंगे तो परिषद कक्ष था। विरूपाक्ष उनके देवता थे, स्थानीय देवी माता थी। और पंपा देवी राज्य के संरक्षक देवता थे। ठीक, चलिए अगला 60 नंबर, निम्न में से किस प्रकार के गुप्तकालीन सिक्कों पर राजा को पहली बार भारतीय वेस्ट कोट और पगड़ी पहने हुए दर्शाया गया था? तो वो था बाघहंता प्रकार के सिक्कों पे। ठीक, चल लास्ट 15 क्वेश्चन मैचिंग का क्वेश्चन है। हिस्ट्री ऑफ हिंदू मैथमेटिक्स, आउटलाइंस ऑफ इंडियन फिलोसफी, एंशियंट एस्ट्रोनॉमी एंड कॉस्मोलॉजी, अर्ली हिस्ट्री ऑफ सिलोन। ठीक, तो अगर मैथमेटिक्स की बात करेंगे एन सिन्हा हो जाएंगे। अगर आउटलाइंस ऑफ इंडियन फिलोसफी की बात करेंगे तो एम हिरन्ना हो जाएंगे। और कॉस्मोलॉजी की बात करेंगे तो मेनन हो जाएंगे। और वही अगर सिलोन की बात करेंगे तो वो हो जाएंगे मेडिस। ठीक, सही आंसर हो जाएगा सेकेंड। अगला, मुगल काल के दौरान जंगल के लोगों पर लगाए जाने वाले पेशकश जो एक प्रकार का कर था में अक्सर निम्नलिखित में से किसकी आपूर्ति शामिल होती थी? अब इस क्वेश्चन पे विवाद हो गया था। पेशकश जो है कि हाथी के लिए भी था और शहद के लिए भी था। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है कि एनटीए ने सही माना है। जो बच्चे हाथी और शहद, जो हाथी लगाया उनका भी सही है और जो शहद लगाया उनका भी सही है। तो दोनों जो है कि ऑप्शन एनटीए ने सही माना। आप दोनों याद रखिएगा। ठीक, मुगल काल का एक कर था, एनसीईआरटी में एकदम लिखा हुआ है अच्छे तरीके से। सही कथनों पर विचार करना है। पहला है भारतीय संग्रहालय कलकत्ता की स्थापना 1814 में की गई थी, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। अगला है जेम्स फर्ग्यूसन ने 1935 और 42 के बीच भारत की यात्रा की और द हिस्ट्री ऑफ एशिया एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर में प्राचीन भारतीय स्मारकों के उदाहरण को दस्तावेजीकरण किया था। ये गलत है। उसके बाद है राजेंद्र लाल मित्रा ने 1878 में बुद्ध गया द हर्मिटेज ऑफ शाक्य मुनि का प्रकाशन किया। ये बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने ट्रेजर ट्रू एक्ट पारित किया जिससे जनता को पुरातात्विक रुचि की सभी वस्तुओं को प्राप्त करने का अधिकार मिला। ये गलत है। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा सेकेंड। ठीक, चलिए अगला है स्ट्रेची आयोग संबंधित है और ये क्या था आपका? ये अकाल आयोग था। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1878 भी याद रखिएगा और 80 भी याद रखिएगा, दोनों पूछा जाता है। ठीक, तो दोनों आएगा तो कोई भी एक सही हो जाएगा। स्ट्रेची आयोग जो है कि अकाल आयोग था। कौन कौन से आयोग थे? KSLM आपको हमने ट्रिक बताई थी। ठीक, अकाल आयोग को याद करने की। तो क्या हो जाएगा आपका?
कैम्पबेल, स्ट्रेची, यहाँ पे लिख देते हैं कैम्पबेल, स्ट्रेची, लॉयल और मैकडोनल्ड। ठीक, ये आपके अकाल आयोग जो बार बार पूछता है, क्रोनोलॉजी आपका इसको याद रखिएगा, KSLM ट्रिक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन लास्ट है कि किनके अधीन मराठा राज्य कटक से अटक तक अपने क्षेत्रीय चरम पर पहुंचा था। ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट का PYQ है। ठीक, यूजीसी नेट का सेम PYQ एकदम सेम क्वेश्चन है कि किस राजा के अधीन कटक से अटक तक जो है कि मराठा शासक के समय सीमा थी। तो यहाँ पे बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ और ताराबाई। ताराबाई तो वैसे भी नहीं होंगी, तो कौन होगा, बालाजी बाजीराव। ठीक है, उसके बाद है क्रोनोलॉजी क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे सातवाहन शासकों को क्रोनोलॉजी से लगाना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सबसे पहले गौतमी पुत्र सातकर्णी होंगे, उसके बाद वशिष्ठी पुत्र पलमामी होंगे, यक्षी सातकर्णी होंगे, फिर चंद्र सातकर्णी होंगे। ठीक, तो यहाँ पे थर्ड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है किसने इस दृष्टिकोण को प्रचारित किया कि 1857 का विद्रोह सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष था। सबसे इजी क्वेश्चन है, 1857 का वक्तव्य आपको अलग अलग हिस्टोरियंस दिए हैं और ये आपका TR होम्स का कथन है। ठीक, 68 नंबर क्वेश्चन, भारत का ब्रिटिश सरकार ने INA के सैनिकों पर मुकदमा चलाया जिनकी सुनवाई दिल्ली के लाल किले में हुई थी। इस सुनवाई में इनमें से कौन आरोपी नहीं था। ये मोस्ट 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 आज क्वेश्चन है, चाहे कोई भी एग्जाम, और इसको एकदम याद कर लीजिए। तो कौन इसमें रिलेटेड नहीं था, तो TV सप्रू नहीं होंगे, ये तो वकालत कर रहे थे, बाकी सब लोग होंगे। ठीक, चलिए 69, विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के स्थानीय समुदाय को क्या कहा जाता था। वेल्लार, अयंगर, कुदरई चट्टी, कल्तिका। तो क्या होगा, कुदरई चट्टी व्यापारियों के स्थानीय समुदाय को कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने चट्टगांव शस्त्रागार पर आक्रमण किया था। और ये आपका मोस्ट 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 रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। कौन था आपका, सूर्य सेन, जो कि आपके एक टीचर थे, अध्यापक थे, और ये हमला किया था इन्होंने 18 अप्रैल 1930 को। ठीक, चलिए उसके बाद निम्नलिखित सूफियों को उनको क्रम से स्थापित करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से पढ़े तो सबसे पहले आपके सिज्जी आएंगे, मुहिद्दीन सिज्जी, उसके बाद गजे सकर आएंगे। ठीक, उसके बाद आपके औलिया आएंगे, और औलिया के हिस्से से थे चिरागे देलवी, शेख नसरुद्दीन चिरागे देलवी। ऑप्शन से क्लियर हो जाएंगे और बहुत इजी क्वेश्चन था, सेकेंड इसका सही आंसर है। ठीक, अब उसका सब्सिडरी अलायंस के ऊपर क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है। तो सहायक संधि 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा तैयार की गई एक प्रणाली थी, और उन सभी राज्यों को जो अंग्रेजों के साथ इस तरह की संधि करते थे कुछ नियमों और शर्तों के साथ स्वीकार करना पड़ता था। बिल्कुल सही है। बाहरी खतरों से अपने सहयोगियों की रक्षा करने के लिए अंग्रेज जिम्मेदार नहीं होंगे। ठीक, ये क्या होगा, गलत होगा। सहयोगी के क्षेत्र में एक ब्रिटिश सशस्त्र दल तैनात किया जाएगा, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। सहयोगी अन्य शासकों के साथ समझौते कर सकता था, युद्ध में शामिल हो सकता था, गलत है। अगर वो किसी से भी समझौता करता है, युद्ध करता है, तो सबसे पहले अंग्रेजों की उससे सहमति लेनी पड़ेगी सब्सिडरी अलायंस के तहत। ये इसका सही आंसर है। ठीक, चलिए लास्ट के क्वेश्चन है, 73 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम से व्यवस्थित करें। सती का पहला अभिलेख, ठीक है, सती प्रथा का पहला अभिलेख हमें कब मिला था। भागवत या कृष्ण पंथ का उदय, फायान की भारत यात्रा, पूर्वी रोमन साम्राज्य के लोगों ने चीन की रेशम उगाने की कला सीखी। ठीक, अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे भागवतवाद का उदय होगा हमारा, फिर फायान भारत पे यात्रा करेगा आपका, कब करेगा, 399 ईस्वी में। ठीक, और 414 तक रहेगा। उसके बाद आपका थर्ड अगर बात करेंगे तो वो होगा सती प्रथा का पहला अभिलेख, हमें एरर अभिलेख प्राप्त हुआ था किसका, भानुगुप्त का, और ये 500 भानुगुप्त का 510 ईस्वी का है। ठीक, और उसके बाद पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ देखेंगे इसका उदय होगा, तो सही आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक, अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों की पहचान करें। ठीक, यहाँ पे आपका ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका मुगल डायनेस्टी का मैचिंग से क्वेश्चन। ठीक, तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसको सही कथनों की पहचान करना है। तो पहला है बोल्शेविक और मेंशेविक के दो गुट रूसी इतिहास से संबंधित थे। ठीक, तो बिल्कुल सही है। थर्ड राइक हिटलर के अधीन सरकार को इंगित करता था, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ए और बी बिल्कुल सही है। यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति 1679 नहीं होगी। उसके बाद है आपका सोवियत संघ का गठन 1910 में हुआ था, ये दोनों गलत है, यानी कि ए और बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, तो ये क्वेश्चन है आपका, अकबरनामा तुझके बाबरी
तबकात अकबरी और गुनियात उल मुनिया। ठीक, तो आप सभी को पता है कि अकबरनामा जो है कि सबसे ज्यादा ऑथेंटिक जो, सॉरी, अकबरनामा जो है कि अकबर का इतिहास है, जिसने लिखा, अबुल फजल ने लिखा है। ठीक, अगर वही तबकात अकबरी की बात करेंगे तो निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है। तुझके बाबरी बाबर की आत्मकथा थी, जो कि उसने अपने तुर्की भाषा में लिखा है। गुनियात उल मुनिया क्या थी, भारतीय संगीत पर आधारित थी। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा तबकात अकबरी, ठीक, और अकबरनामा अकबर का इतिहास, तो यहाँ पे फर्स्ट जो है कि सही हो जाएगा। तो हमने 75 क्वेश्चंस देख लिए CUT-PG 2025 के। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से PYQ समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 80 90 20 94 18 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ये PYQ सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।